अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आईपी ट्रेनर्स। मैं हूं हसनैन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आज हमारा IPv4 एड्रेसिंग का लेक्चर नंबर 5 है। अगर पहले 4 लेक्चर्स की वीडियोस नहीं देखी तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है और ये आपको ऊपर भी नजर आ रहा होगा। पहले जाकर वो 4 लेक्चर्स पढ़ लें, उसके बाद वापस इस वीडियो पर आ जाइएगा। तो आज के लेक्चर में IPv4 एड्रेसिंग में नेटवर्क आईडी का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। तो चलें स्क्रीन पे चलते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था IPv4 एड्रेसेस में। उसमें क्लास A, B और C के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि क्लास A में लार्ज साइज के नेटवर्क होते हैं, क्लास B में मीडियम साइज नेटवर्क्स होते हैं और क्लास C में जो नेटवर्क्स आपको मिलेंगे वो स्मॉल साइज नेटवर्क्स होंगे। अच्छा, अब इसमें मैंने आपको ये भी बता दिया था कि अगर आपके एक नेटवर्क में यूजर्स की तादाद 254 तक हो तो हम कंसिडर करते हैं वो एक छोटा नेटवर्क है और उसको क्लास C के IP एड्रेसेस दिए जाते हैं। अगर यूजर्स 254 से ज्यादा हो जाएं और 65,534 तक चले जाएं तो ये आपका मीडियम साइज नेटवर्क होगा और इसको क्लास B के IP एड्रेस आप असाइन कर सकते हैं। यूजर्स अगर 65,534 से भी ज्यादा हो और ये नंबर 16,777,214 तक चला जाए, ये 16.8 मिलियन बनता है। तो अगर इतने आपके पास यूजर्स हों 65,534 से ज्यादा और 16.8 मिलियन तक, तो हम कंसिडर करते हैं कि वो एक नेटवर्क बड़ा नेटवर्क है, लार्ज नेटवर्क है और उसे हम क्लास A के IP एड्रेसेस असाइन करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाने लगा हूं एक एग्जांपल के साथ कि ये जो एक बड़ा नेटवर्क होता है उसको आप छोटा कैसे कर सकते हैं। एक बड़े नेटवर्क से छोटे नेटवर्क का जो सफर है वो कैसे तय होता है, आप छोटे नेटवर्क किस तरीके से बना सकते हैं, उसका तरीकाकार क्या है, नंबर्स के साथ किस तरीके से आपको चेंजेस करनी पड़ती हैं। तो इसको समझने के लिए मैं आपको कुछ मोबाइल नंबर्स की एग्जांपल देता हूं। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ अब अगर हम मोबाइल नंबर की बात करें तो मोबाइल नंबर जो है वो टोटल 11 डिजिट्स में लिखा जाता है और वो 11 डिजिट्स जो हैं वो डेसिमल नंबर्स होते हैं। ठीक है जी, 11 डेसिमल नंबर्स में हमारा मोबाइल नंबर लिखा जाता है। इसमें मैं अब कंट्री कोड ऐड नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा, अब उसका रूल कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले तो पहले जो 11 में से पहले जो 4 डिजिट्स हैं वो हमारे नेटवर्क को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको आप नेटवर्क आईडी या नेटवर्क कोड कह सकते हैं। और बाकी के जो 7 डिजिट्स हैं, ठीक है जी, बाकी के जो 7 डिजिट्स हैं उनको आप यूजर डिफाइन करने के लिए या होस्ट डिफाइन करने के लिए, एक तो आप ये चीज ज़हन में रखिएगा, किसी जगह पे होस्ट लिखा हो या यूजर लिखा हो बात एक ही है। यानी होस्ट आईडी या यूजर आईडी या नंबर ऑफ होस्ट या नंबर ऑफ यूजर्स, तो इसका मतलब एक ही होता है। तो यहां पे मैं कहता हूं जी बाकी के जो 7 डिजिट्स हैं वो यूजर को आइडेंटिफाई करने के लिए या होस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अब ये पार्टीशन है। इसके मुताबिक हमारे यहां टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने हो सकते हैं, सबसे पहले तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये डेसिमल नंबर है, याद रखिएगा। ये नंबर शुरू होगा 0000 से और खत्म कहां पे होगा, क्योंकि डेसिमल है तो 999 पे, 9999। यहां से लेकर यहां तक ये जो टोटल नंबर बनते हैं ये बनते हैं 10,000। यानी 10,000 पॉसिबल नेटवर्क आईडीज हो सकती हैं। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी तो कैलकुलेट कर सकते थे, आप सीधा सीधा 10⁴ लिखते, क्योंकि नेटवर्क डिजिट्स आपके 4 हैं। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका जवाब 10,000 ही आएगा। तो टोटल 10,000 नेटवर्क्स हो सकते हैं हमारे यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद उन 10,000 में से आप किसी एक नेटवर्क को पिक कर लें। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जी वो एक नेटवर्क जो है वो 0300 है। ठीक है, 0300 इन्हीं 10,000 में से एक नंबर है ना, तो लेट से मैंने 0300 को पिक कर लिया। अब इस एक 0300 वाले नेटवर्क में कितने नंबर ऑफ यूजर्स या कितने नंबर ऑफ होस्ट्स हो सकते हैं, उसका तरीका बड़ा ही आसान है। यूजर आईडी को देखें, वो भी डेसिमल नंबर है ना, उसने शुरू कहां से होना है, 0 से शुरू होना है। तो ये 7 के 7 नंबर अगर 0 हो जाएं तो ये आपका पहला कॉम्बिनेशन बनता है, और ये 7 के 7 नंबर अगर आप 9999 कर दें तो ये आपका आखिरी नंबर बनता है, आखिरी कॉम्बिनेशन बनता है। इनको ऐड करें
तो इसका जवाब कुछ ये आएगा आपके सामने। ठीक है जी, ये 10 मिलियन बनता है या 1 करोड़ बनता है। ठीक है, आप यूं भी तो कैलकुलेट कर सकते थे 10⁻⁷, क्योंकि नेटवर्क कोड एक तरफ 4 है और 11 में से 4 नेटवर्क कोड और बाकी के 7 जो है वो आपके यूजर आईडी या यूजर कोड के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो 10⁻⁷ भी करेंगे तो उसका जवाब यही आएगा, 1 के बाद आपको 7 जीरो लगाने पड़ेंगे। तो ये 1 करोड़ यूजर पर नेटवर्क, टोटल 1 करोड़ यूजर नहीं है, 1 करोड़ यूजर पर नेटवर्क है। यानी इन 10,000 नेटवर्क्स में से एक नेटवर्क को अगर आप उठाएं तो उसके अंदर मैथमेटिकली, अच्छा हम अब नंबर्स की बात कर रहे हैं, मैथ्स, सीधे सीधे मैथ्स की बात कर रहे हैं, फॉर्मूलाज की बात कर रहे हैं, मैथमेटिकली आप सॉल्व करेंगे तो एक नेटवर्क आईडी के अंदर इतने पॉसिबल यूजर हो सकते हैं। अब दुनिया की जो मुख्तलिफ टेलीकॉम कंपनीज हैं या जो अथॉरिटीज हैं हर मुल्क के अंदर, उनके अपने अपने रूल्स होते हैं। हो सकता है ये 1 करोड़ जो नंबर है ये पूरा इस्तेमाल ना करते हैं उस रेंज को, यानी कोई रूल बनाया हो कि लेट से जी एक नेटवर्क कोड जो है लेट से 0300, इसमें आप टोटल नंबर्स का 50% इस्तेमाल करेंगे या 70% इस्तेमाल करेंगे, वो एक अलग स्टोरी है। हम जो हैं वो सिर्फ मैथ्स की बात कर रहे हैं, नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो सीधी सीधी कैलकुलेशन करके हमारे पास ये आंसर आता है और ये बेसिकली आपके नेटवर्क का साइज डिफाइन हो रहा है। ठीक है, यानी 1 करोड़ यूजर पर नेटवर्क, ये आपके नेटवर्क का साइज है और ये एक बड़ा नंबर है, इसको हमको छोटा नेटवर्क नहीं कह सकते। ठीक है जी, 10 मिलियन अच्छा खासा नंबर होता है। अच्छा, अब मैं चाहता हूं अच्छा एक और चीज भी यहां पे ज़हन में रखिएगा, अगर आपको टोटल ये कैलकुलेट करना है कि टोटल यूजर कितने हो सकते हैं, उसके बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पे, लेकिन एक बड़ा सिंपल सा तरीका, एक नेटवर्क में 10 मिलियन यूजर है तो 10,000 में कितने यूजर होंगे, तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 मिलियन। ठीक है, आप इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल यूजर कितने हो सकते हैं वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने फिलहाल एक नेटवर्क में कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया। अच्छा, जो अगला पॉइंट मैंने आपको समझाना है, जो असल पॉइंट है जिस तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूं, वो ये है कि हम कंसिडर कर लेते हैं ये एक बड़ा नेटवर्क है और हमें चाहिए छोटे साइज के नेटवर्क, इससे छोटे साइज के नेटवर्क चाहिए। तो उसके लिए आप करेंगे क्या, देखें मैंने आपको कहा हमारे यहां मोबाइल नंबर्स होते हैं टोटल कितने डिजिट्स के, 11 डिजिट्स के। ठीक है, और ये 11 ही रहेंगे, लेकिन इनके दरमियान जो पार्टीशन हम लोगों ने की हुई है वो पार्टीशन हम चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम एक काम करते हैं, मैं कहता हूं जी आप ये जो नेटवर्क कोड्स है ना, इन्हें 4 की बजाय आप कर दें 5। नेटवर्क के जो नंबर्स हैं, ठीक है जी, डेसिमल नंबर, वो मैंने कर दिए 4 से 5। ठीक है, अब टोटल चूंकि आपको रखना है 11 डिजिट्स का, ठीक है, तो आपको वो जो होस्ट पोर्शन है या जो यूजर वाला पोर्शन है उसमें फिर एक नंबर कम करना पड़ेगा। थोड़ी देर पहले उधर आपने देखा था कि होस्ट पोर्शन में या यूजर पोर्शन में 7 नंबर्स आ रहे थे, अब आपको टोटल को 11 रखने के लिए यहां पे 6 करने पड़ेंगे, तो 5 + 6 करेंगे तो ये 11 बनेगा। अच्छा, अब इस रूल के मुताबिक 10⁻⁵ यानी नेटवर्क के डेसिमल नंबर्स 5 हैं, तो 10⁻⁵ करेंगे, इसका जवाब आएगा 1 लाख या 100,000। 100,000 अब आपके पास हो जाएंगे नेटवर्क्स। ठीक है जी, नेटवर्क्स की तादाद गौर करें बढ़ गई है, पिछली स्लाइड पे 10,000 थे, अब 1 लाख नेटवर्क हो गया। लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ है, आप इसको करेंगे 10⁻⁶ तो इसका जवाब आएगा 1 मिलियन। 1 मिलियन क्या, 1 मिलियन यूजर्स होंगे पर नेटवर्क, एक नेटवर्क में 1 मिलियन यूजर हो जाएगा। अच्छा, अब आप गौर करें नेटवर्क का साइज छोटा हो गया है, पिछली स्लाइड पे नेटवर्क का साइज था 10 मिलियन यूजर्स पर नेटवर्क, अब हो गया ओनली 1 मिलियन यूजर्स पर नेटवर्क। ठीक है, सिमिलरली आप नेटवर्क के साइज को अगर और छोटा करना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से नेटवर्क के जो डिजिट्स हैं, नेटवर्क के लिए जो डेसिमल नंबर्स हैं, इनको और बढ़ा दें, 5 से 6 कर लें। तो दूसरी तरफ आपको क्या करना पड़ेगा, जो होस्ट पोर्शन है ऑटोमेटिकली यहां पे नंबर्स कम करने पड़ेंगे ताकि टोटल इनका 11 ही रहे। तो अब 6 + 5 करेंगे तो जवाब तो 11 आएगा। 10⁻⁶ करें तो ये बन जाएगा अब 1 मिलियन या 10 लाख नेटवर्क्स। नंबर ऑफ नेटवर्क्स बढ़ते जा रहे हैं, शुरू में 10,000 थे, फिर 1 लाख हो गए, अब ये 10 लाख हो गए, 1 मिलियन हो गए। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखें तो जो होस्ट या यूजर्स की तादाद है वो अब 10⁻⁵
यानी 1,00,000 यूजर्स होंगे, 1,00,000 यूजर्स होंगे, टोटल नहीं, पर नेटवर्क। एक नेटवर्क के अंदर इतने आपके यूजर्स होंगे, तो ये नेटवर्क का साइज और छोटा हो गया। ठीक है, आप नोट कर रहे हैं नेटवर्क का साइज छोटा होता चला जा रहा है। आपने 10 मिलियन से शुरू किया था, उसके बाद आप 1 मिलियन पे आए और अब सिर्फ आप 1,00,000 यूजर आपके पास रह गए। तो हमें ना स्कीम का पता लग गया, एक बड़े नेटवर्क को छोटा कैसे किया जाता है, या बड़े नेटवर्क्स बनाने हैं तो क्या करना होगा, उससे छोटे नेटवर्क बनाने हैं तो क्या करना होगा, उससे छोटे नेटवर्क बनाने हैं तो क्या करना होगा। तरीका यह है, नेटवर्क्स की तादाद बढ़ाते जाएं, नंबर ऑफ यूजर्स पर नेटवर्क कम हो जाएंगे। जो ट्रिक है वो ये है कि नंबर ऑफ नेटवर्क्स की तादाद को बढ़ाते जाएं, नंबर ऑफ यूजर्स पर नेटवर्क खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम अपनी आईपी एड्रेसिंग के अंदर देखते हैं। जो क्लास ए बी सी के बारे में हम कहते हैं कि क्लास ए का नेटवर्क बड़े साइज का है, क्लास बी में मीडियम साइज के नेटवर्क हैं, क्लास सी में नेटवर्क जो है वो स्मॉल साइज के हैं। तो ये उन्होंने नेटवर्क के साइज को किस तरीके से मैनेज किया हुआ है, आप नोट कीजिएगा, आपको वहां पर भी यही टेक्निक नजर आएगी जो अभी अभी मैंने एग्जांपल में आपको बताई है। ठीक है, तो अयाना ने हमें ये डिवीजन किस तरह से करके दी है, लेट्स सी। क्लास ए से शुरू करते हैं। अच्छा, हमारे ऑक्टेट कितने होते हैं जी IPv4 एड्रेस में? 4 ऑक्टेट। ठीक है, तो अयाना ने कुछ हमें इस तरह से बताया है कि क्लास ए में जो पहला ऑक्टेट है वो नेटवर्क को डिफाइन किया करेगा और बाकी के 3 ऑक्टेट जो है वो होस्ट को डिफाइन करेंगे, वो होस्ट के लिए रिजर्व्ड हैं। इसी तरीके से हम बात करते हैं क्लास बी की। तो क्लास बी में हमें अयाना ने कहा है जी पहले 2 ऑक्टेट्स जो हैं वो आपके नेटवर्क के लिए होंगे और जो बाकी के 2 ऑक्टेट्स रह जाएंगे यानी 16 बिट्स वो होस्ट को डिफाइन करेंगी। इसी तरीके से क्लास सी की अगर हम बात करें तो क्लास सी में पहले 3 ऑक्टेट्स नेटवर्क को डिफाइन करेंगे और आखिरी ऑक्टेट जो है 1 ऑक्टेट वो डिफाइन करेगा होस्ट को। ठीक है, और आप यहां पे देख सकते हैं हम कहते हैं जी लार्ज नेटवर्क, मीडियम नेटवर्क और स्मॉल नेटवर्क। ठीक है, आपने वो जो कॉम्बिनेशन सीखे थे उसमें आपने यही देखा था ना कि अगर नंबर्स कम होंगे, चाहे वो आप बिट्स की बात कर लें, बिट्स कम होंगी तो उनके कम कॉम्बिनेशन बनेंगे, बिट्स की तादाद बढ़ाते जाएंगे तो कॉम्बिनेशन ज्यादा होते जाएंगे। तो यहां पे आप देखें नेटवर्क पोर्शन अगर ए से सी की तरफ जाएं, ए बी एंड सी, तो नेटवर्क फैलता जा रहा है, नेटवर्क की बिट्स बढ़ती जा रही हैं। अगर नेटवर्क की बिट्स बढ़ती जाएंगी तो उनके कॉम्बिनेशन भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे, यानी नंबर ऑफ नेटवर्क्स ज्यादा होते जाएंगे। और दूसरी तरफ आप होस्ट को देखें, होस्ट पोर्शन जो है वो छोटा होता जा रहा है। पहले होस्ट की बिट्स ज्यादा होंगी तो ज्यादा कॉम्बिनेशन बनेंगे, नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क ज्यादा होंगे। उसके बाद आप क्लास बी पे जा रहे हैं तो ये नंबर कम होता हुआ नजर आ रहा है, क्लास सी पे आ रहे हैं तो ये नंबर और कम होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अब एग्जैक्टली ये नंबर्स कितने हैं वो इनके सामने लिख देते हैं। वैसे तो ये देख के भी हमें पता लग जाता है, हमें पता है एक ऑक्टेट जो है वो 8 बिट्स का होता है, तो हम इसको प्रॉपर्ली यहां पे लिख देते हैं इसके सामने। क्लास ए में हमें नजर आ रहा है कि नेटवर्क बिट्स की तादाद या जो नेटवर्क पोर्शन अगर 1 ऑक्टेट है तो उसका मतलब है 8 बिट्स। ठीक है, और होस्ट की अगर हम बात करें तो होस्ट बिट्स जो हमें यहां पे दिखाई दे रही हैं 8 + 8 + 8, तो ये 24 बिट्स बन जाएंगी। तो 8 बिटें नेटवर्क की, 24 बिट्स जो हैं वो होस्ट की। इसी तरह क्लास बी में देखें तो नेटवर्क बिट्स की तादाद जो है वो 16 है, पहले 2 ऑक्टेट्स 8 + 8, और अगर होस्ट की बात की जाए तो जो होस्ट बिट्स हैं वो भी इसी तरह से 8 + 8, क्योंकि 2 ही ऑक्टेट होस्ट के लिए हैं, तो इनका जवाब भी आएगा 16 बिट्स। तो 16 बिट्स एंड 16 बिट्स। क्लास सी को देखें तो यहां पे नेटवर्क बिट्स कितनी बनती है भाई, 3 ऑक्टेट्स नेटवर्क के लिए हैं, तो 8 + 8 + 8 ये बन जाएगा 24। तो 24 बिट्स जो हैं वो आपकी नेटवर्क के लिए हैं और होस्ट जो है वो आपका इसमें सिर्फ और सिर्फ 8 बिट्स का है। ठीक है, अब बड़ा इजी है, हमें पता है वो 2 रेज़ टू पावर, क्योंकि बाइनरी है ना, तो 2 रेज़ टू पावर वाला फॉर्मूला अप्लाई करके आप कॉम्बिनेशंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें नेटवर्क बिट्स को देखा जाए तो क्लास ए में नेटवर्क के कॉम्बिनेशंस कम बनेंगे, क्लास बी में नेटवर्क के कॉम्बिनेशन ए से ज्यादा बनेंगे, क्लास सी में सबसे ज्यादा नेटवर्क के कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो नंबर ऑफ नेटवर्क्स बढ़ते जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप होस्ट को देखें,
क्लास ए में होस्ट की बिट्स ज्यादा हैं, यानी नंबर ऑफ यूजर, नंबर ऑफ होस्ट ज्यादा होंगे, लेकिन क्लास बी में ए से कम होंगे और क्लास सी में सबसे कम होंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब इसकी फर्दर कैलकुलेशन के ऊपर जाते हैं। ये बिट्स हमारे पास आ गई हैं, लेकिन हम फौरी तौर पे अभी वो 2 रेज़ टू पावर वाला फॉर्मूला अप्लाई करके हम रिजल्ट्स तक नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि अगेन हर जगह पे कोई ना कोई रिजर्व्ड नंबर जरूर मौजूद होता है। ठीक है, और उन रिजर्व नंबर्स को अगर हम पहले से जान लें, उनका पहले पता करा लें, तो हमारे लिए आगे कैलकुलेशंस में आसानी हो जाएगी। तो चलें जी, मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिस पे आपको लेके जा रहा हूं IPv4 एड्रेसिंग में, वो है जी नेटवर्क आईडी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब नेटवर्क आईडी कोई ऐसा मुश्किल चीज नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर हम किसी का मोबाइल नंबर यहां पे लिखें, जैसे मैं एक मोबाइल नंबर यहां पे लिखता हूं 0321, अब ये नेटवर्क कोड हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे यहाँ पे पहले 4 डिजिट्स जो हैं डेसिमल नंबर्स, वो नेटवर्क को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद आगे मैं कोई एक नंबर आपके सामने लिख देता हूं, जैसे कि 4410, और आगे मैं यूं लिख देता हूं। मैंने 7 डिजिट्स जो हैं वो पूरे कर दिए। ठीक है, यानी ये होस्ट पोर्शन है जिसमें 7 आपके डेसिमल नंबर्स होंगे। ठीक है, तो ये पूरा एक मोबाइल नंबर है, यानी जब मोबाइल नंबर लिखा जाता है तो उसमें नेटवर्क और होस्ट पोर्शन वो दोनों मेंशन किए जाते हैं, उनको दोनों का लिखना जरूरी है, पूरे 11 डिजिट्स में लिखा जाएगा। इसी तरीके से जब हम अपना आईपी एड्रेस लिखते हैं ना, तो हमारे आईपी एड्रेस के भी 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा नेटवर्क को आइडेंटिफाई करेगा, दूसरा हिस्सा जो है वो होस्ट को या यूजर को आइडेंटिफाई कर रहा होगा, और वो हमें वैसे ऊपर नजर भी आ रहा है। अगर क्लास ए बी सी की जो स्कीम हमें आयाना ने दी है उस पर गौर किया जाए तो ये चीज हम समझ भी सकते हैं। अच्छा, अब ये जो मोबाइल नंबर मैंने आपके सामने लिखा है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसकी नेटवर्क आईडी क्या है, ठीक है, तो इसकी नेटवर्क आईडी बताने के लिए आप मुझे सिर्फ इतना सा ही कहेंगे ना कि 0321 इसकी नेटवर्क आईडी है। यानी मैं आपसे अगर कहता हूं मोबाइल नंबर क्या है, तो आप मुझे पूरी 11 डिजिट्स बताएंगे। लेकिन अगर मैं सिर्फ पूछता हूं जी इसकी नेटवर्क आईडी क्या है, तो आप सिर्फ 0321 को मेंशन करेंगे। ये जो होस्ट पोर्शन सामने लिखा हुआ है, इसका जिक्र तो आप मेरे साथ नहीं करेंगे ना, इसको तो आप 0 कर देंगे, गायब कर देंगे। तो आप सिर्फ कहेंगे जी 0321 जो है वो नेटवर्क आईडी है। लेकिन मोबाइल नंबर में नेटवर्क आईडी भी आएगी और आगे होस्ट पोर्शन भी आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से हमारी आईपी एड्रेसिंग में भी कहानी ऐसे ही है। ठीक है, अच्छा, ये जो अभी अभी मैंने ये आपके सामने आयाना ने जो डिवीजन हमें करके दिया ना, इसको ले जाते हैं नेक्स्ट पेज पे ताकि ये हमारे सामने रहे। ठीक है, मैं कुछ आईपी एड्रेसेस आपके सामने लिखता हूं और आपने ना उनकी नेटवर्क आईडी बतानी है कि नेटवर्क आईडी क्या होगी। ठीक है, जाहिर है क्लास ए बी सी के लिए इनको लिखा जाएगा। अच्छा, क्लास डी और ई का इस कहानी से कोई ताल्लुक नहीं है। क्लास ई तो वैसे ही रिसर्च एंड टेस्टिंग के लिए रिजर्व्ड है ना, उसको तो अब साइड पे कर दें, वो तो अब यूज भी नहीं होती। और अगर हम क्लास डी की बात करें तो क्लास डी के अंदर हर एड्रेस एक मल्टीकास्ट एड्रेस होता है, वहां पे एज सच कोई नेटवर्क आईडी वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, वो बड़ा नेटवर्क, दरमियाना नेटवर्क, छोटा नेटवर्क, ये तो क्लास ए बी और सी के इश्यूज है ना, तो इसीलिए इन्हीं के साथ उनको डिस्कस किया जाएगा। अच्छा, एक आईपी लिख रहा हूं 192.168.5.9। ठीक है, अब ये आईपी एड्रेस है। जिस तरह मैं कहता हूं ना मोबाइल नंबर है, तो मोबाइल नंबर में दोनों चीजें होती हैं ना, नेटवर्क पहले नेटवर्क होता है, बाद में होस्ट पोर्शन होता है उसका, या यूजर आईडी होती है। अगर ये आईपी एड्रेस है और वैलिड आईपी एड्रेस है, वैलिड तो है, उनके वैलिड के लिए मैंने फिलहाल जो क्राइटेरिया आपको बताया हुआ आपको याद होगा, 4 ऑक्टेट होने चाहिए और कोई भी ऑक्टेट 0 से छोटा ना हो और 255 से बड़ा ना हो। 0 हो सकता है ऑक्टेट में, 255 भी हो सकता है, लेकिन उससे 0 से छोटा 255 से ऊपर नहीं जाना। और नंबर ऑफ ऑक्टेट टोटल आपके कितने होने चाहिए? नंबर ऑफ ऑक्टेट आपके होने चाहिए 4। ठीक है, तो उस मेयार पे ये पूरा उतर रहा है। ठीक है, उस क्राइटेरिया के मुताबिक ये वैलिड आईपी है। अच्छा, इसका पहला ऑक्टेट याद है, ओनली द फर्स्ट ऑक्टेट ऑफ एन आईपी एड्रेस डिफाइंस द क्लास। तो ये पहला ऑक्टेट देख के हमें पता लग रहा है ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है। अगर ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है तो आप ये सामने देखें, क्लास सी का रूल ये आपके सामने लिखा हुआ है। भाई क्लास सी में तो हमें आयाना ने बताया पहले 3 ऑक्टेट जो है वो नेटवर्क के होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा,
टोटल बिट्स कितनी हो गई 24, इसमें नेटवर्क बिट्स की तादाद 24 है। ये तो इसका नेटवर्क पोर्शन है, और जो रिमेनिंग इसका हिस्सा रह गया आखिरी एक ऑक्टेट, ये होस्ट को डिफाइन करता है। ठीक है, तो अब अगर मैं इसके बारे में पूछूं आपसे कि इसकी नेटवर्क आईडी क्या होगी या इस आईपी एड्रेस का ताल्लुक किस नेटवर्क के साथ है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? तो यहां पे नेटवर्क आईडी कुछ यूं लिखी जाएगी 192.168.5। भाई इसकी नेटवर्क आईडी ये है। ठीक है, जो नेटवर्क पोर्शन है पहली 24 बिट्स, ठीक है जी, वो मैंने आपके सामने लिख दी है। ये इसकी जो है वो नेटवर्क आईडी है। ठीक है, अच्छा, अब नेटवर्क आईडी लिखने का भी ना एक प्रॉपर तरीकाकार है। ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ वो नेटवर्क पोर्शन लिख के तो बाकी छोड़ दें इसको इसी तरीके से। नेटवर्क आईडी को भी पूरी 32 बिट्स में लिखा जाता है। नेटवर्क आईडी को भी पूरी 32 बिट्स में लिखा जाता है। अब वो जो होस्ट पोर्शन है ना, उसको आपने वैसे ही अधूरा नहीं छोड़ना, वो बिट्स आपको मेंशन करनी पड़ेगी, लेकिन होस्ट की जो एक्चुअल वैल्यू है वो आप यहां पे नहीं लिखेंगे। अच्छा, फिल करने के लिए 0 से अच्छा नंबर तो कोई हो नहीं सकता, तो नेटवर्क आईडी लिखने का तरीकाकार ये होता है कि होस्ट की जितनी भी बिट्स हैं, हमारे पास यहां पे 8 बिट्स हैं, उनको आप 0 कर दें। जब बाइनरी में आप 8 बिट्स को 0 करते हैं किसी भी ऑक्टेट में, तो उसका डेसिमल में आंसर क्या आता है? 0 आता है। तो यहां पे आप लिख देंगे 0। तो नेटवर्क आईडी प्रॉपर्ली इसकी इस तरीके से लिखी जाएगी 192.168.5.0। ठीक है, अच्छा, इसकी अगर हम शक्ल देखें और मैं आपसे अगर ये पूछूं जी क्या ये वैलिड आईपी एड्रेस है, फिलहाल तो आप अभी कह सकते हैं ना हाँ जी बिल्कुल, शक्ल से तो लग रहा है कि वैलिड आईपी एड्रेस है, क्योंकि ऑक्टेट 4 है, 0 से कोई छोटा नहीं है, 255 से बड़ा नहीं है, तो कोई थोड़ा बहुत फर्क तो होना चाहिए आईपी एड्रेस और नेटवर्क आईडी को लिखने में। बिल्कुल जी फर्क होना चाहिए। आमतौर पे जब नेटवर्क आईडी लिखी जाती है तो नेटवर्क आईडी लिखने के बाद उसके एंड पे हम लगाते हैं /, और // के बाद जितनी भी उसमें नेटवर्क बिट्स हैं, लाइक 24 है तो 24, 8 है तो 8, 16 है तो 16, जितनी नेटवर्क बिट्स होंगी उनको आप इसके आगे मेंशन कर देंगे। जैसे इसमें 24 बिट है तो मैंने इसके आगे लिख दिया, तो 192.168.5.0। ठीक है जी, ये /24। ठीक है, तो ये इसकी नेटवर्क आईडी इस तरीके से लिखी जाएगी, यानी नेटवर्क पोर्शन को लिखेंगे, यानी 24 बिट्स जिस तरह से थी एज इट इज लिख दी, होस्ट में जो कुछ भी था आपने उसको 0 कर देना, और 0 करने के बाद अगला स्टेप क्या है? एंड पे लगाना है आपने /, और उसके बाद जितनी नेटवर्क बिट्स हैं उनको आप मेंशन कर देंगे। अच्छा, अब नेटवर्क आईडी के ना 2 हिस्से बन जाते हैं, आपको अब ये नजर आ रहे होंगे। ये हिस्सा इसका एक पहला हिस्सा ये है, दूसरा हिस्सा ये /24 वाला है। इसको कहते हैं प्रीफिक्स। ये क्या है? प्रीफिक्स, या आप इसे नेटवर्क प्रीफिक्स भी कह सकते हैं। ये चीज कहलाती है प्रीफिक्स, और ये जो /24 है ये कहलाती है प्रीफिक्स लेंथ। प्रीफिक्स और प्रीफिक्स लेंथ। तो नेटवर्क आईडी में क्या होता है? 2 चीजें होती हैं, पहले लिखा जाता है प्रीफिक्स और उसके बाद // के साथ प्रीफिक्स की लेंथ मेंशन कर दी जाती है, जो कि इस केस में 24 है। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं अभी। ठीक है, ये तो क्लास सी की एग्जांपल थी ना, जरा क्लास बी और ए के लिए भी इसको लिख के देखते हैं कि उनके आईपी एड्रेस की नेटवर्क आईडी अगर हमें कभी कैलकुलेट करनी पड़े, कहीं लिखनी पड़े, तो उन्हें हम किस तरीके से लिख सकते हैं। ओके जी, तो 172.16.0.2 अब ये एक वैलिड आईपी एड्रेस है जी, बिल्कुल वैलिड आईपी एड्रेस है। पहला ऑक्टेट अगर आप इसका देखें तो ये क्लास बी की रेंज में आता है। याद है लास्ट लेक्चर में टेबल आपको एक लिखवाया था, तो ये क्लास बी का एक वैलिड आईपी एड्रेस है। ठीक हो गया। अब क्लास बी का रूल ये ऊपर लिखा हुआ है, क्लास बी में पहले 2 ऑक्टेट जो हैं वो नेटवर्क को डिफाइन करते हैं, और आखिरी 2 ऑक्टेट जो हैं वो होस्ट को डिफाइन करेंगे। पहले 2 ऑक्टेट नेटवर्क को, यानी पहली 16 बिट्स 8+8, और आखिरी 2 ऑक्टेट्स यानी 8+8 आखिरी 16 बिटें जो हैं वो होस्ट को डिफाइन करेंगे। अच्छा, अब इसमें ये तो आईपी एड्रेस है। अगर मैं पूछूं जी इस आईपी एड्रेस का ताल्लुक किस नेटवर्क के साथ है, तो आप सिर्फ इसका नेटवर्क पोर्शन मेंशन करेंगे, यानी नेटवर्क की जो 16 बिट्स हैं वो आप बता देंगे 172.16। इसकी नेटवर्क आईडी तो ये है,
लेकिन नेटवर्क आईडी मैंने अभी आपको बताया, उसको प्रॉपर्ली लिखने का एक तरीका है। आप उसको पूरी 32 बिट्स में मेंशन करते हैं। उसमें करना क्या होता है, होस्ट बिट्स जितनी भी हैं, हमारे केस में अब ये 16 है, 16 है, ठीक है, इन सब को आपने जीरो कर देना है। अगर कोई ऑलरेडी जीरो है तो अच्छी बात है, और जो नहीं है उसको आप जीरो खुद कर देंगे। तो ये 16 की 16 बिट जब आप जीरो करेंगे, और 8-8 करके ही करेंगे ना, तो थर्ड ऑक्टेट में भी जीरो आ जाएगा और फोर्थ ऑक्टेट में भी जीरो आ जाएगा। एंड पे लगाएंगे आप एक फॉरवर्ड स्लैश, और उसके बाद जो नेटवर्क बिट्स हैं इसमें उनको मेंशन कर देंगे। नेटवर्क बिट्स यहाँ पे 16 है, वैसे तो होस्ट भी 16 है, लेकिन यहाँ पे नेटवर्क बिट्स लिखी जाएंगी। तो प्रीफिक्स ये है और ये प्रीफिक्स की लेंथ है, तो प्रीफिक्स और प्रीफिक्स लेंथ, तो ये जनाब इसकी नेटवर्क आईडी है। इसी तरह एक क्लास ए की भी एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक मैं कहता हूं जी 5.6.7.8, क्या ये वैलिड आईपी है? बिल्कुल वैलिड है, कोई मसला नहीं है। पहला ऑक्टेट अगर आप देखें तो हमें पता लग रहा है ये क्लास ए का है, बिल्कुल सही है। क्लास ए के लिए देखें, वो ऊपर रूल लिखा हुआ है कि पहला जो ऑक्टेट है वो नेटवर्क का होगा, यानी ये वाला, पहली 8 बिटें, और बाकी की 24 बिट्स इसमें होस्ट की हैं। चूंकि ये आईपी एड्रेस है इसलिए इसमें नेटवर्क भी है और होस्ट भी मेंशन हुआ हुआ है। लेकिन अगर आप इसकी नेटवर्क आईडी जानना चाहते हैं, इसकी नेटवर्क आईडी कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इस आईपी एड्रेस का ताल्लुक किस नेटवर्क के साथ है, तो उसके लिए आप सिर्फ इसमें जो नेटवर्क पोर्शन है वो लिख देंगे, यानी 5 आएगा, और होस्ट की 24 बिट्स को आप जीरो कर देंगे, ठीक है, और 8-8 करके करेंगे, ऑक्टेट बाय ऑक्टेट। जब आप सेकेंड ऑक्टेट को जीरो करेंगे तो डेसिमल में जीरो आएगा। जब आप थर्ड ऑक्टेट की 8 बिटों को जीरो करेंगे तो इधर जीरो आएगा। जब फोर्थ ऑक्टेट की बिट्स को जीरो करेंगे तो इधर जीरो आ जाएगा। तो ये जनाब /8 लिखेंगे इसके आगे, क्योंकि इसमें नेटवर्क बिट्स की तादाद 8 है। ये प्रीफिक्स और ये प्रीफिक्स की लेंथ, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप क्लास ए, बी और सी की नेटवर्क आईडी लिख सकते हैं। कोई भी आईपी आपके सामने लिख दिया जाए, कोई भी आईपी एड्रेस आपके सामने अब लिख दिया जाए, तो आप उसकी नेटवर्क आईडी बता सकते हैं कि इस आईपी एड्रेस का ताल्लुक किस नेटवर्क के साथ है, ठीक है। मिसाल के तौर पे इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं कुछ नंबर्स लिखता हूं, जैसे 130.120.100.60, ठीक है। अब ये वैलिड आईपी एड्रेस है, मुझे इसकी नेटवर्क आईडी चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस आईपी एड्रेस का ताल्लुक किस नेटवर्क के साथ है। तो सबसे पहले तो आप पहला ऑक्टेट देखें जो कि 128 से 191 के दरमियान है, यानी ये क्लास बी है। और क्लास बी में हमें पता है पहले 2 ऑक्टेट नेटवर्क को डिफाइन करते हैं, यानी पहली 16 बिट्स, और लास्ट 16 बिट्स जो है वो होस्ट को डिफाइन करती हैं। और नेटवर्क आईडी लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो नेटवर्क पोर्शन है वो तो आप एज इट इज लिख देंगे, लेकिन होस्ट की तमाम बिट्स को आप जीरो कर देंगे। अब ये 2 ऑक्टेट्स हैं तो दोनों ऑक्टेट्स को बारी बारी जीरो कर दिया जाएगा, तो 0.0, और एंड पे लगाएंगे आप फॉरवर्ड स्लैश, और उसके बाद जो नेटवर्क बिट्स हैं जो कि इसमें 16 है वो आप मेंशन कर देंगे, और ये बन जाएगी प्रीफिक्स लेंथ। और जो पिछला हिस्सा लिखा हुआ है वो कहलाएगा प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स और प्रीफिक्स लेंथ। एक एग्जांपल और देख लें, लेट्स से 200.50.60.70। पहला ऑक्टेट बता रहा है जी ये क्लास सी का है, और क्लास सी का रूल अभी अभी हमने सीखा है कि पहले 3 ऑक्टेट्स यानी कि 24 बिट्स वो नेटवर्क को डिफाइन करती हैं, और आखिरी 8 बिटें आपकी यहाँ पे होस्ट के लिए। तो चूंकि ये आईपी एड्रेस है इसलिए इसमें दोनों चीजें लिखी हुई हैं। अगर इसकी नेटवर्क आईडी लिखनी है तो उसका तरीका ये होगा 200.50.60। अब ये नेटवर्क आ गया, लेकिन नेटवर्क आईडी लिखने के लिए आपको 32 बिट्स पूरी करनी है, तो उसमें जो होस्ट वाली 8 बिटें इनको आप जीरो कर देंगे, तो ये यहाँ पे डेसिमल में भी जीरो आ जाएगा। /24 जो नेटवर्क बिट्स हैं वो आप इसके आगे मेंशन कर देंगे, ठीक है जी। तो प्रीफिक्स और प्रीफिक्स की लेंथ। अच्छा, बी की भी हमें एग्जांपल मिल गई है, क्लास सी की भी एग्जांपल मिल गई है। अब ज़ाहिर है क्लास ई की भी एग्जांपल कर लेते हैं। लेट्स से 10.20.30.40। क्लास ए में सिर्फ पहला ऑक्टेट जो है वो नेटवर्क का होता है, बाकी के 3 ऑक्टेट्स जो हैं वो होस्ट के हैं, ठीक है। तो इसमें नेटवर्क आईडी लिखने के लिए आप नेटवर्क वाला पोर्शन लिख देंगे, और जो होस्ट पोर्शन है रिमेनिंग उसको आप खुद से जीरो कर देंगे, और नेटवर्क बिट्स की तादाद चूंकि इसमें 8 है तो /8 आ जाएगा। तो प्रीफिक्स ये है 10.000, और प्रीफिक्स की लेंथ जो है वो /8 है जो आपके सामने आ गई है। अच्छा, अब इस सब के बाद मुझे पूरी उम्मीद है
कि आप लोग किसी भी क्लास का कोई आईपी एड्रेस लिखा हो, ए का, बी का या सी का, और उसकी आपको नेटवर्क आईडी कैलकुलेट करनी हो या नेटवर्क आईडी आपको बतानी हो, तो आप इजीली बता सकते हैं। सिर्फ आपको एक काम करना है, जो होस्ट वाला पोर्शन है ना उसको आपने 0 कर देना है, तो जो बाकी बच जाएगा वो नेटवर्क ही होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़हन में आता है और वो ये आता है, आप कहेंगे सर आपने जब हमें आईपी एड्रेस लिखना सिखाया था तो बड़ी खुशी हुई, क्योंकि हमें आईपी एड्रेस का आइडिया था, आईपी एड्रेस क्या होता है, किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, नेटवर्क डिवाइसेस को हमने आइडेंटिफाई करना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं, हमारा जो पैकेट है या जो हमारा डेटा है वो अपनी करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए उसके लिए आईपी एड्रेस बड़ा ज़रूरी है। तो आईपी एड्रेस जब हमने लिखना सीखा तो हमें अच्छा लगा कि भाई एक चीज़ जिसके बारे में हम जानते थे और जिसका हम जिक्र बड़े अरसे से सुन रहे थे उसको लिखना हमें आ गया। लेकिन ये जो नेटवर्क आईडी अभी मैंने आपको लिखनी सिखाई है, इसका आपको फायदा क्या होगा? यानी नेटवर्क आईडी ऐसे लिखते हैं जिस तरह मैंने आपको अभी प्रीवियस पेज में लिख के दिखाई है, तो फलां आईपी की नेटवर्क आईडी को इस तरीके से लिखते हैं। तो अब क्या करें अगर इस तरीके से लिखते हैं? ये अब कोई खुशी की बात है या कोई परेशान होने की बात है? इसका करना क्या हमने, ये इस्तेमाल किस लिए होती है? तो नेटवर्क आईडी को हम किस तरीके से यूज करते हैं ये मैं अब आपको सिखाता हूं। अच्छा जी, अब यहाँ पे डेफिनेटली मैंने ये जो टॉपिक शुरू किया हुआ है ये आईपी एड्रेसिंग का है, और इससे पहले मैं आपको पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि नेटवर्क फंडामेंटल्स आपको आने चाहिए, कुछ नेटवर्क की बेसिक्स का पता होना चाहिए, नेटवर्क डिवाइसेस का पता होना चाहिए, जैसे राउटर क्या होता है, स्विच क्या होता है, हब क्या होता है, इनकी फंक्शनैलिटी क्या है। ठीक है, तो अगर इन डिवाइसेस की बेसिक्स आपको पता होंगी तो जाहिर है आप आगे कॉन्सेप्ट्स को बड़े अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। तो मैं उम्मीद करके चल रहा हूं कि आपको राउटर, स्विच और हब वगैरह का डिफरेंस जो है वो आपको पता है कि ये क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा जहां जहां कोई मेन पॉइंट बता के अगर आपके लिए कोई आसानी पैदा की जा सकती हो तो मैं कोशिश पूरी करूंगा जी कि आपके लिए आसानी पैदा कर दी जाए। ओके जी, तो नेटवर्क आईडी की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए एक नेटवर्क डायग्राम यहाँ पे बनाता हूँ और इससे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि नेटवर्क आईडी की इंपॉर्टेंस या उसका रोल जो है वो क्या होता है। तो डायग्राम कुछ इस तरह से है कि मैं यहाँ पे 2 अलग अलग बिल्डिंग्स ड्रॉ कर लेता हूँ। लेट्स से एक बिल्डिंग ए है और एक तरफ मैं कहता हूं जी बिल्डिंग बी है। दोनों बिल्डिंग्स में कुछ यूजर्स होंगे। बिल्डिंग ए में भी कुछ यूजर्स ड्रॉ कर लेते हैं और इसी तरीके से कुछ यूजर्स जो है वो बिल्डिंग बी में है। ठीक है, अच्छा अब इनको आईपी एड्रेसेस असाइन करते हैं। इनके आईपी एड्रेसेस लेट से कुछ इस तरह से हैं कि मैं कहता हूं जी ये है 10.0.0.1, इसका आईपी है 10.0.0.2, इधर से इसका आईपी है 10.0.0.3। तो जो बिल्डिंग बी में यूजर्स आपको नजर आ रहे हैं इनके आईपी मैं कहता हूं लेट से 172.16.0.1 और यहाँ पे 172.16.0.2 और इसका आईपी 172.16.0.3। अच्छा, अब ये जो बिल्डिंग ए में 3 आईपी एड्रेसेस आप देख रहे हैं, इनकी अगर हम नेटवर्क आईडी कैलकुलेट करने की कोशिश करें, किसी भी एक आईपी को देख लें और आप अगर इनकी नेटवर्क आईडी कैलकुलेट करने की कोशिश करें, ये पहला ऑक्टेट देख के हमें साफ नजर आ रहा है ये क्लास ए है और क्लास ए के आईपी एड्रेस की अगर नेटवर्क आईडी कैलकुलेट करनी हो तो सिर्फ पहला ऑक्टेट ही हम कंसिडर करते हैं, बाकी होस्ट वाला जो पोर्शन है उसको 0 कर देते हैं। तो इन तीनों आईपी एड्रेसेस की, बिल्डिंग ए के जो तीनों आईपी एड्रेसेस हैं इनकी अगर आप नेटवर्क आईडी कैलकुलेट करें तो वो सेम ही निकलती है, एंड दैट इज 10.0.0.0/8। ठीक है, तो इन तीनों की नेटवर्क आईडी ये है, यानी ये एक ही नेटवर्क के 3 यूजर्स थे। अच्छा, अब रूल कुछ यूं होता है कि अगर आपने सेम नेटवर्क की डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करवाना हो, उनकी कम्युनिकेशन करानी हो, तो उसके लिए आप हब या स्विच दोनों में से कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं।
हमारा अभी टॉपिक बेसिकली राउटर, स्विच या हब के डिफरेंस पे बात करना नहीं है। हम लोग आईपी एड्रेसिंग पढ़ रहे हैं, तो मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा कि हब बेहतर होता है या स्विच बेहतर होता है, स्विच बेहतर होता है तो क्यों बेहतर होता है, ठीक है। ये हम किसी सेपरेट वीडियो के अंदर इसको डिस्कस कर लेंगे। तो अगर सेम नेटवर्क की डिवाइसेस को आपने आपस में कनेक्ट कराना है ताकि वो कम्युनिकेट कर सकें, तो उसके लिए आप हब का या स्विच का इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली अगर आप बिल्डिंग बी पे देखें, ठीक है जी, तो बिल्डिंग बी में ये जो तीनों आईपी एड्रेसेस आपको नजर आ रहे हैं, इनका ताल्लुक क्लास बी के साथ है और क्लास बी में पहले 2 ऑक्टेट्स नेटवर्क के होते हैं। तो इन तीनों की अगर आप नेटवर्क आईडी कैलकुलेट करें तो वो नेटवर्क आईडी बनेगी 172.16.0.0/16, ये प्रीफिक्स और उसके बाद प्रीफिक्स की लेंथ। इन तीनों की भी चूंकि नेटवर्क आईडी सेम है, तो इनको आपस में कनेक्ट कराने के लिए आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, हब या स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं। हब या स्विच को यूज करते हुए आप इनकी कनेक्टिविटी करा लेंगे। अच्छा, अब अगर हमारी रिक्वायरमेंट ये हो कि हम बिल्डिंग ए के यूजर्स की बिल्डिंग बी के यूजर्स के साथ कम्युनिकेशन करवाना चाहते हैं, उसके लिए हमने इनकी कनेक्टिविटी करानी है। तो अब ये जो सिनेरियो है वो इस तरह से है कि आपने 2 डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करवाना है। अच्छा, ये दोनों नेटवर्क्स फिजिकली भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, यानी 2 अलग अलग फिजिकल लोकेशंस पे मौजूद हैं। ये फिजिकली भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है और लॉजिकली भी एक दूसरे से डिफरेंट है। लॉजिकली से मुराद इनकी नेटवर्क आईडीज डिफरेंट है। असल में जो डिसीजन होता है वो नेटवर्क आईडी की बेस के ऊपर होता है। अगर इन दोनों की नेटवर्क आईडीज डिफरेंट हैं तो ये दोनों डिफरेंट नेटवर्क्स कंसिडर होंगे अगर ये एक बिल्डिंग में भी होते हैं। यहां तक कि अगर एक टेबल के ऊपर भी 2 डिवाइसेस हों और उनके ऊपर जो आईपी एड्रेसेस हैं उनका ताल्लुक डिफरेंट नेटवर्क के साथ हो, तो हम यही कहेंगे कि ये 2 डिफरेंट नेटवर्क से ताल्लुक रखने वाली डिवाइसेस हैं। और डिफरेंट नेटवर्क से ताल्लुक रखने वाली डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कराने के लिए हमें दरमियान में लगाना पड़ेगा राउटर, ठीक है जी। और लेट से ये राउटर की एक पोर्ट है और दूसरी तरफ ये राउटर की पोर्ट नंबर 2 है, ठीक है। तो एक राउटर आपको यूज करना पड़ेगा। तो राउटर हमें कहां पे इस्तेमाल होता हुआ नजर आ रहा है, डिफरेंट नेटवर्क के यूजर्स को आपस में कनेक्ट कराने के लिए। सेम नेटवर्क के यूजर हो तो हब या स्विच इस्तेमाल होता है, डिफरेंट नेटवर्क के यूजर्स को आपने आपस में कनेक्ट कराना है तो उसके लिए राउटर यूज होगा। अब देखें, एक तो ये जो डिसीजन आप ले रहे हैं ये अपनी आईपी एड्रेसिंग की स्कीम की बेस पे ले रहे हैं कि आपको राउटर इस्तेमाल करना है या स्विच इस्तेमाल करना है, और आईपी एड्रेसेस में भी नेटवर्क आईडी की बेस पे आप फैसला कर रहे हैं कि राउटर इस्तेमाल होगा या स्विच इस्तेमाल होगा। अच्छा, दूसरा, जब राउटर आपके सामने आया है तो राउटर के साथ जो कॉन्सेप्ट, जो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड है, दैट इज राउटिंग, ठीक है जी। राउटिंग का मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ बेस्ट पाथ, ठीक है। यानी राउटर जो है वो अपने किसी एक नेटवर्क से डेटा रिसीव करेगा, पैकेट रिसीव करेगा, और राउटर का काम उसे दूसरे नेटवर्क में फॉरवर्ड करना है। और वो भी राउटर इस चीज की गारंटी करता है कि जनाब मैं आपका जो पैकेट एक नेटवर्क से आया उसको दूसरे नेटवर्क में बेस्ट पाथ से भेजूंगा। इसी चीज को हम राउटिंग भी कहते हैं। तो राउटर, ये जो राउटिंग वाला काम है, यानी किसी भी आईपी एड्रेस को उसकी करेक्ट डेस्टिनेशन पे भेजने के लिए जो बेस्ट पाथ सिलेक्ट करता है, उसके लिए राउटर में राउटिंग टेबल बनता है, ठीक है जी। और इस राउटर का जो राउटिंग टेबल होगा वो किस तरह से हमें दिखेगा वो मैं आपको भी बता देता हूं। अच्छा, ये जो राउटिंग कराना है ना, उसके 2 तरीके होते हैं, एक स्टैटिक राउटिंग होती है और एक डायनामिक राउटिंग होती है। स्टैटिक राउटिंग वो होती है जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मैनुअली कर रहे होते हैं। हम खुद कमांड्स दे के एंटर करेंगे, हम राउटर को बताएंगे जी फलां नेटवर्क में जाना है तो ये पाथ चूज करो, फलां नेटवर्क में जाना है तो तुम्हें इस रास्ते से जाना चाहिए। डायनामिक राउटिंग में राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं, हमने राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल कर देना और राउटिंग प्रोटोकॉल अपने एल्गोरिदम के मुताबिक डिसाइड करता है कि वो किसी भी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कौन सा पाथ चूज करेगा। लेकिन दोनों सूरतों में, स्टैटिक राउटिंग हो या डायनामिक राउटिंग हो, राउटिंग टेबल राउटर में बनता ही बनता है, ठीक है। अच्छा, अब इस राउटर का जो राउटिंग टेबल है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। इसके टेबल में लिखा होगा जी कि 10.0.0.0/8 एक ये नेटवर्क हो गया, और दूसरा कौन सा नेटवर्क है जी इस डायग्राम में, 172.16.0.0/16, ठीक है। अच्छा, अब लेट से आईपी आप लोगों को याद होगा, अभी 2-3 लेक्चर पहले उसकी बात हुई है। आईपी एड्रेस की बात नहीं कर रहा, आईपी की बात कर रहा हूं, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी इज ए राउटेड प्रोटोकॉल दैट डिस्ट्रीब्यूट्स द डेटा इन अ नेटवर्क, वो जो पोस्टमैन की तरह होता है,
ठीक है। तो आप सपोज करें इस राउटर के अंदर जो है ना वो एक डाकिया, पोस्टमैन या वो जो आईपी है वो मौजूद है। भाई पैकेट मैंने और आपने थोड़ी लेके जाना है, आईपी लेके जाएगा ना, डिस्ट्रीब्यूशन तो उसका काम है। तो सपोज करें जी वो जो पोस्टमैन है या जो वो आपका आईपी है वो इस राउटर के अंदर मौजूद है और इसको हमने रास्ता बताना है 10 वाले नेटवर्क पे जाने का, ठीक है जी। इसको हमने पाथ बताना है कि 10 वाले नेटवर्क पे तुमने कैसे जाना है। तो इसके पास देखें अभी फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग हमारे पास सिर्फ बताने के लिए यही ऑप्शन है कि इस राउटर की पोर्ट नंबर 1 से उसको बाहर निकलना चाहिए या पोर्ट नंबर 2 से उसे बाहर निकलना चाहिए। इसके अलावा तो और हम अभी उसको कुछ बता ही नहीं सकते, ठीक है। तो अगर ये आईपी पैकेट को लेके पोर्ट नंबर 1 से बाहर निकलेगा तो पोर्ट नंबर 1 के बाहर कौन से वाला नेटवर्क चल रहा है जी? 10 वाला नेटवर्क चल रहा है। तो इसकी जो राउटिंग होगी वो तकरीबन इसी तरीके से होगी, यानी आप इसके आगे लिख देंगे कि 10 वाले नेटवर्क में जाना चाहते हो तो पोर्ट नंबर 1 से पैकेट को बाहर निकाल दो। और इसी तरीके से अगर 172.16 वाले नेटवर्क पे जाना है तो हम इसको बता देंगे जी तुम अगर अपनी पोर्ट नंबर 2 से पैकेट को बाहर निकालोगे तो वो 172.16.0.0 वाले नेटवर्क में चला जाएगा, ठीक है। तो इसके आगे लिखा हुआ आपको नजर आएगा पोर्ट नंबर 2, ठीक है। तो एक तरफ नेटवर्क और दूसरी तरफ उस नेटवर्क पे जाने का बेस्ट पाथ लिखा हुआ है, यानी हम आउटगोइंग इंटरफेस या आउटगोइंग पोर्ट से बेस्ट पाथ डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। यानी आप जब आगे राउटिंग को डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें मुख्तलिफ मेथड्स होंगे। एक नेक्स्ट हॉप का कॉन्सेप्ट आएगा, नेक्स्ट हॉप आईपी का कॉन्सेप्ट आएगा और उसके साथ साथ आउटगोइंग पोर्ट या आउटगोइंग इंटरफेस का कॉन्सेप्ट आएगा। तो इस डायग्राम के रेफरेंस से मैंने आपको ये सिखा दिया कि अगर आपने आईपी को ये बताना है कि पैकेट को लेके तुम्हें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, किस पाथ को चूज करना चाहिए, तो उसका एक आसान तरीका है आप आउटगोइंग पोर्ट या आउटगोइंग इंटरफेस बता दें। तो इस वाले राउटर के राउटिंग टेबल में ये ऊपर जो मैंने एंट्रीज लिखी हुई हैं ऑलमोस्ट यही एंट्रीज आपको नजर आ रही होंगी। 10 वाले नेटवर्क के लिए 1 से बाहर निकल जाओ, 172.16 वाले नेटवर्क के लिए पोर्ट नंबर 2 से बाहर निकल जाओ। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट चीज है जो बताने वाली है वो ये है कि आप गौर करें राउटिंग टेबल में मैंने आईपी एड्रेसेस तक जाने का बेस्ट पाथ नहीं लिखा, मैंने नेटवर्क्स तक जाने का पाथ लिखा है, ठीक है। अगर आप चाहें कि किसी स्पेसिफिक आईपी एड्रेस तक जाने के लिए राउटिंग करें, किसी एक स्पेसिफिक आईपी तक जाने का रास्ता बताएं तो बताया वो भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा एक नेटवर्क में हजारों, लाखों, करोड़ों आईपी एड्रेसेस भी हो सकते हैं और ये काम अगर आपको स्टैटिकली करना है तो आपके लिए तो इम्पॉसिबल है, और अगर डायनामिकली भी कराना है, ठीक है, तो आपके रिसोर्सेज पे बहुत ज्यादा बोझ पड़ना शुरू हो जाएगा। लिहाजा याद रखिएगा हम आमतौर पे राउटर के राउटिंग टेबल में नेटवर्क्स तक जाने का बेस्ट पाथ डिफाइन करते हैं, किसी नेटवर्क के एक आईपी एड्रेस तक जाने का बेस्ट पाथ डिफाइन नहीं किया जाता। तो इसका मतलब है जब आप लोग राउटिंग पढ़ेंगे, आगे जाके राउटिंग के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इंशाल्लाह वो आने वाली वीडियोस में मैं आपको पढ़ाऊंगा, स्टैटिक राउटिंग का कॉन्सेप्ट, डायनामिक राउटिंग का कॉन्सेप्ट, वो सब कुछ हम डिटेल के साथ देखेंगे और मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर देखेंगे। सिस्को पे कैसे होता है, जूनिपर पे कैसे होता है, हवावे पे कैसे होता है, मौका मिला तो माइक्रोटेक के ऊपर कैसे होता है, इन सब के ऊपर आपको उसकी इंप्लीमेंटेशन सिखाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल जो बताने वाली बात थी कि नेटवर्क आईडी की इंपॉर्टेंस क्या है, यानी ये जो राउटिंग है, जब आप लोग राउटिंग इंप्लीमेंट कर रहे होंगे, राउटिंग पढ़ रहे होंगे, तो उसमें सारी की सारी इंपॉर्टेंस फिर इस नेटवर्क आईडी ही की है। यानी राउटिंग हम आमतौर पे नेटवर्क्स तक जाने के लिए कराते हैं, आईपी के लिए करवाई जा सकती है लेकिन वो नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं है। आमतौर पे हम आईपी एड्रेसेस तक जाने का बेस्ट पाथ नहीं बताते, नेटवर्क्स तक जाने का बेस्ट पाथ बताते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।